तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आखिर भारत में बाबर के जो युद्ध अभियान हुए हैं उसके क्या कारण थे और कैसे कैसे युद्ध किए हैं भारत में। बाबर ने तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और आपको जानकारी होगी कितने युद्ध किए, कैसे किए, क्या किया, सारी जानकारी आपको पूरी की पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल और लाइक करना है वीडियो को, साथ ही हो सके तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और हम जल्दी से जल्दी चलते हैं कहाँ, बाबर जो हमारे सेंट्रल किरदार हैं यहाँ पे, बाबर के युद्ध अभियान की हम बात करने वाले हैं। युद्ध अभियान, जो भी अभियान है यहाँ पे, वो क्या क्या अभियान थे, कैसे अभियान थे, पीछे कारण क्या है इसके, क्यों अभियान करने पड़े, सारी चीजें। ठीक है, सो मैं आपको बहुत अच्छे से सिंपली पहले एक चीज बताना चाहता हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि पिछले एक वीडियो जो मैं बना चुका हूं उसमें आपने देख चुका है बाबर के बारे में। बाबर की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी थी, कहाँ जन्म हुआ, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उसकी इनिशियली कैसे, जैसे ही 11 साल या 11 साल 4 महीने और ओवरऑल हम 12 वर्ष ले लें, तो 12 वर्ष में जैसे ही पिता की मृत्यु होती है तो वो जब सुल्तान बन जाता है फरगना का, तो इनिशियली क्या क्या समस्याएं उसके सामने आती हैं, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बता चुका हूँ। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बाबर भारत की ओर आकर्षित हुआ, या भारत के पीछे युद्ध करने के पीछे या भारत में आने के पीछे जो अभियान करे हैं उसने क्या क्या कारण थे, और कौन कौन से युद्ध करे हैं भारत में बाबर ने। तो आपको मैं एक रूपरेखा बता ही चुका हूं कहीं ना कहीं, लेकिन पिछले एक वीडियो जो इससे पहले वाला वीडियो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। उसमें हमने बाबर के इनिशियली, बाबर 1494 एडी के आसपास राजगद्दी पे फरगना में बैठता है और इनिशियली 1512 एडी तक, 1512 एडी के आसपास मैंने आपको बताया था कि इस किसी समय में इनिशियली उनको परिस्थितियों का सामना क्या कैसा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तक 1512 के आसपास तक काबुल पर ये पूर्णतः प्रभुत्व बना चुके थे और काबुल इनकी राजधानी अफगानिस्तान में ये सेट हो चुके थे बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद इनको अचानक से दिमाग में क्या आया, कैसे क्या ऐसी चीजें हुई कि अभी तक ये समरकंद जो इनके दिलो दिमाग से जा नहीं रहा था कि समरकंद को जीतना है, लेकिन वो समरकंद को नहीं जीत पाए और फाइनली उनने ये विचार त्याग दिया कि अब समरकंद छोड़ दो, अब कुछ नया देख लेते हैं। और नई जगह जो समझ में आई, वो क्या समझ में आई, वो थी भारत। तो भारत के पीछे क्या कारण था कि भारत की ओर आकर्षित हुए, क्या तो आप बहुत सारे रीजंस आप यहाँ जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ कारणों की बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या ऐसे रीजन थे जिसके कारण बाबर आकर्षित हुए भारत की ओर। तो सबसे पहली अगर बात करी जाए तो एक तो समरकंद जो है, समरकंद जैसे हमने बात करी है कि उज्बेकिस्तान में इनके चाचा ही शासन करते थे, अहमद मिर्जा, और वो एक्सपायर हुए। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं सारी चीजें होती रही और इनने कहीं ना कहीं 3 बार समरकंद जीता भी, 3 बार समरकंद को जीत लिया, लेकिन 3 के 3 बार वो उनके हाथ से निकल जाता है। अब जब वो उनके हाथ से निकल जाता है तो इनने कहा कि भाई ऐसी टेढ़ी खीर खाने का कोई मतलब है नहीं, कि अपना समय भी वेस्ट हो जाता है और चीज़ भी नहीं मिलती, कुछ समय के फायदे के लिए लंबा नुकसान करने का कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने आखिरकार समरकंद की जो इनकी इच्छा थी उसको त्याग दिया कि नहीं भैया अब समरकंद हो गया, पर्याप्त हो गया, अब ना हो पाएगा। तो अब अगला टारगेट क्या होना चाहिए, तो इनके दिमाग में तब तक छवि बन चुकी थी किसकी, भारत की, कि यार भारत एक बहुत, देखिए जैसे ही काबुल पे इन्होंने शासन अपनाया, अब काबुल चूंकि अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान से जस्ट सीमा लगी हुई थी भारत की। समरकंद जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहां से भारत कहीं ना कहीं दूर था, या फरगना से तो और थोड़ा सा दूर था। तो उस जगह पे इनको तब तक समझ में नहीं आई भारत के बारे में कि भारत को जाना है कि क्या करना है। लेकिन अचानक से जैसे ही काबुल में आपने शासन करना चालू किया, तब इनके दिमाग में भारत की छवि बनती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, सारी चीजें होती जा रही थी। क्यों होती जा रही थी, तो भारत की मैंने एक बात करी है, सबसे पहली चीज तो एक विशाल भूभाग है, विशाल साम्राज्य है, एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी आक्रमणकारी, किसी भी आक्रांता या किसी भी विजेता राजा, सभी के लिए एक बहुत बड़ा विशाल भूभाग, हर राजा चाहता है कि एक बहुत बड़े भूभाग पर उसका शासन चले। तो किसी भी व्यक्ति के लिए एक विशाल भूभाग अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण था कि एक विशाल भूभाग था भारत का। दूसरा, यहाँ की अचूक धन संपदा, अचूक समझते हैं ना,
अचूक, अकूट भी इसको बोल सकते हैं हम कि अकूट विशाल धन संपदा भी है। जैसे ही विशाल साम्राज्य है वैसे ही विशाल धन संपदा की यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं। तो विशाल साम्राज्य के साथ साथ विशाल धन संपदा, कोई भी राजा आकर्षित होगा बड़े आराम से, है ना। तो ये एक दूसरा कारण था। तीसरा कारण कहीं ना कहीं, देखिए एक ये कारण तो समरकंद हो ही चुका है कि अब वो ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ दूसरे दो कारण जो भारत से रिलेटेड हैं, एक तो विशाल यहाँ का साम्राज्य, दूसरा यहाँ की अकूट धन संपदा। तीसरा एक रीजन ये भी था कि चूंकि बाबर जो थे, हमने आपसे पहले ही चर्चा कर चुकी है कि वो तैमूर लंग जो 1398 में भारत पर आक्रमण कर चुके थे, इसके साथ साथ आपने नाम सुना होगा चंगेज खां, है ना। सो चंगेज खां, ये दोनों के सामूहिक रूप से वंशज हुआ कर रहे थे बाबर। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे तुर्क और मंगोल दोनों लोगों के इनमें गुण थे बाबर में। कुछ ईरानियों के गुण भी थे, हालांकि इनमें शिष्टता का गुण भी पाया जा रहा था। तो बाबर के साथ क्या था कि इन्हें लगा कि तैमूर लंग जो है हमारे, उन्होंने आखिर बार जब 1398 में कहाँ अटैक किया था, पंजाब पे अटैक कर दिया था, है ना। सो पंजाब पे अटैक करने के बाद वो वापस चले गए। अब इनको लगा कि भैया वो तो हमारे पूर्वजों ने ही जीता था ना पंजाब, जब काबुल पहुंच गए तो इन्होंने कहा यार पंजाब तक भूमि हमारे पूर्वजों की थी, क्यों ना इसको वापस से फिर जीत लिया जाए और अपना नाम भी रोशन कर लिया जाए पूर्वजों के जैसे। ठीक है। सो एक ये विशाल कारण, एक अलग कारण है जो कहीं ना कहीं पंजाब को लेके चलते हैं। ये पंजाब अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन था। कैसे रीजन था कि अपने पुरखों की जो ख्याति है उसको फिर से ये अपने नाम से भी बढ़ाना चाह रहे थे, तैमूर के नाम से, कि हमने भी कहीं ना कहीं ये चीज की। तो ये एक विशाल कारण हो गया, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो गया इनके यहाँ आने का। साथ ही साथ बात कर ले तो चौथा एक कारण ये भी था कि उस समय भारत की जो आबो हवा थी, जो स्थिति थी, वो आपसी मतभेद, आपसी फूट, आपसी ईर्ष्या, जलन और मतभेदों से भरी हुई थी। भारत की आंतरिक राजनीति जो थी उसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बता भी चुका है कि उस समय भारत में क्या कैसी राजनीतिक दशा हो रही थी। तो हमने देखा कि लगभग बड़े बड़े साम्राज्यों की बात करें, सल्तनतों की बात करें, तो 13 से 14 सल्तनतें उस समय भारत में अलग अलग राज्य रजवाड़े हो रहे थे पूरे भारत में। और उनमें आपस में कोई प्रेम भाव था नहीं, कोई मेल मिलाप था नहीं, सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, जलन थी और लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, एक दूसरे से जलते थे। तो उस समय उन्हें लगता था कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति तो है नहीं कि जो डायरेक्ट अपने पे या ये मिलके हमें अटैक करे, जैसे पहले हो चुका था गौरी या गजनी के समय पे, है ना, कि कुछ लोगों ने अपना संघ बना के रखा था उस समय के राजाओं ने। यहाँ ऐसा कुछ व्यवस्था थी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट समय था, या ऐसा समय था कि जहां हम अटैक करते तो अपने को कम से कम क्षति होती। एक बहुत बड़ा रीजन आपसी या परस्पर द्वेष भावना, मतभेद, ये एक बहुत बड़ा भाव। चौथा आपको मैं कहीं ना कहीं, चौथे के बाद पांचवा जो एक और रीजन बहुत बड़ा देने वाला हूं, वो ये रीजन है कि कहीं ना कहीं आपसी मतभेद के कारण दिल्ली सल्तनत के जो उस समय सुल्तान थे वो थे इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के चाचा जिनका नाम है आलम खां। क्या नाम है भाई? आलम खां। आलम खां जो है इनके चाचा हैं। और जो इब्राहिम लोदी साम्राज्य चल रहा था वो अफगानिस्तान का ही एक वंश हुआ करता था। बेसिकली उनकी जो जन्मभूमि थी इन लोगों की अफगानिस्तान हुआ करती। तो ये अफगानी राजवंश कहलाता था, लोदी वंश। अफगानी लोग भी कहीं ना कहीं, चूंकि काबुल पे इन्होंने अटैक कर चुका था और काबुल को अपने अंदर या जीत लिया था, तो काबुल के अफगानी वंश के कुछ लोग या अमीर जिनको कहा जाता है, तो अफगानी अमीर हो गए। और साथ ही साथ पर्टिकुलर उस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के चाचा हो गए आलम खां। इन लोगों ने पर्सनली इनको क्या किया, इनवाइट कर दिया कि भैया आओ, लूटो, हराओ और जाओ। मतलब समझ रहे हैं ना कि आपस में ही अपने घर वाले ही अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियां। गिरा दी भैया, ठीक है। सो यहाँ पे चाचा जी ने क्या कर दिया, चाचा जी ने कह दिया कि आ जाओ भैया, फोड़ो अपने भतीजे को, तब तो अपना कुछ हो पाएगा। तो ये बहुत अपने आप में इतने रीजन बहुत हैं, काफी हैं कि भाई बाबर को क्या करना पड़ गया, भारत पर अटैक करने के बहुत सारे संसाधन मिल गए। अब कुछ लोग अपने वाले भी मिल गए, यहाँ अंदर से कोई सपोर्ट करने वाले भी मिल गए ना, यहाँ जैसे ये चाचा हो गए या फिर कुछ अमीर हो गए जो अफगान से बिलोंग कर रहे थे, अफगानी अमीर जो यहाँ इंडिया में रह रहे थे या भारत में रह रहे थे। तो इन सभी प्रमुख कारणों के कारण अब ऐसा कोई ऑप्शन बच ही नहीं जाता कि भाई वो मना कर दे, कबूल ना करे किसी चीज को। तो भाई इनने अटैक करना भारत पे स्वीकार कर लिया और ये भारत में अटैक करना चालू कर देते।
ठीक है भाई। और ये अटैक करने की जो योजना है, ऐसा नहीं कि पुरानी गलतियों से कुछ सीखे नहीं। हमने बताया था आपको कि पहले इतनी गलतियां कर चुके थे कि गलतियों से बहुत सारे सबक ले चुके थे और नई चीजें कुछ सीखी। तो कुछ समय इन्होंने दिया, किसको दिया? खुद को दिया, सेना को दिया, कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए दिया। उसके बाद फाइनली ये भारत में अटैक करना चालू करते हैं। एक निरंतर सीरीज चालू होती है इनके अटैक करने की। तो मैं यहां पे 2 भागों में इनके अटैक की, आक्रमण की योजना आपको बताता हूं। 2 भागों में इसको हम बांट देंगे। किसको? बाबर के भारत के जो अभियान हैं, उन अभियानों को 2 भागों में मैं यहाँ पे बांटने वाला हूं। बता देता हूं आपको। यहाँ पे शुरुआत करेंगे अभियानों की। एक जो पूर्व अभियान है और मेन अभियान है, 2 प्रकार से। एक अभियान जो है इनिशियल अभियान जिनको हम बोल सकते हैं, ये है आपके 1519 से लेके 1525 एडी तक के। ठीक है, 1519 से 1525 एडी तक इन्होंने 5 आक्रमण किए। 5 आक्रमण किए हैं भारत पे। किसने? बाबर ने। उसके बाद के जो मेन, आप सभी को पता होंगे मुझे लगता है, जो इतिहास के जानकार हैं या इतिहास को पढ़ने में इच्छुक होते हैं, जिनको मजा आता है इतिहास पढ़ने में, 1526 से लेके 1529 तक के वो 4 युद्ध जिन्हें सभी जानते हैं, पेपर में भी पूछ लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, वो 4। और ये मेन मान लिए जाते हैं कहीं ना कहीं भारतीय भूमि पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, यही 4। ठीक है, सो हम यहाँ इस वीडियो में अभी फिलहाल तो इनकी ही बात करेंगे। अगले वीडियो में चूंकि ये 4 हैं, 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1529 घाघरा का युद्ध। चारों के चारों युद्ध जीते हैं बाबर। ठीक है, किसके अपोजिट लड़े, क्या हुआ, इन सब का मैं सेपरेट वीडियो आपको दूंगा। बेफिक्र रहिए, इसके बाद अगला वीडियो मैं पानीपत पे ही बना दूंगा। ठीक है, सब वीडियो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो एक पूरी रणनीति के साथ सारी चीजें आपको बताऊंगा इनकी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रारंभिक चरण की, बात कर रहा हूं भारतीय अभियान, जो प्रारंभिक भारतीय अभियान है। यहाँ जो 5 अभियान इन्होंने किए हैं भारत में, 1500 पहला जो है 1519 के आसपास बाजोरा जगह का नाम है बाजोरा, और भीमा अलग अलग बोरा बोल दिया जाता है, बाजोरा भीमा एंड बाजोरा। ठीक है, सो बाजोरा वो ऐसी जगह है, आपको मैं बता दूं, भारतीय इतिहास की मैं बता रहा हूं, जिस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था भारत के अंदर। याद रखना, इससे पहले किसी भारतीय शासक को पता ही नहीं था कि तोप होती क्या है। ठीक है, पहली बार बाजोरा का जो युद्ध होता है, इसमें ही तोपों का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और आपको मैं बता दूं कि भैया इनके तोप खाने जो चलाते थे, तोपी थे, जो निशानची थे तोपों को चलाने वाले, बहुत बड़े उस्ताद थे। 2 उस्ताद थे। एक का नाम जो है वो है उस्ताद अली। क्या नाम है? उस्ताद अली। और दूसरे का नाम है उस्ताद मुस्तफा। क्या नाम है? मुस्तफा। सो 2 ही इनकी निशानची हुआ करते थे। बढ़िया बाकायदा उनने तोपे ली और दागना चालू किया, भड़ 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 भड़। पहली बार आदमी देख रहे हैं जो भागना चालू हुए हैं, उनने का पता नहीं क्या देवीय प्रकोप हो रहा है। और जो भागे हैं लोग बाग, तो तराही मच गई पूरे युद्ध क्षेत्र में बाजोरा की। फिर भैया बाजोरा जीतने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया सभी लोगों ने, और फिर पहुंचे ये भीमा। ठीक है, पास में झेलम नदी के आसपास है वो जगह, और वहां भी लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया भैया। जैसे ये कुछ हुआ, अब इन्होंने अपने एक किसी व्यक्ति विशेष को, हिंदू बेग नाम का इनका खुद का व्यक्ति विशेष था, जिनको यहाँ बाजोरा और भीमा जो है वहां पे क्या कर दिया, इनने अपना संरक्षक बना दिया। उसको नियुक्त कर दिया कि भैया तुम ही संभालोगे, और ये चले गए भैया। जैसे ये गए तो भाई वो हिंदू बेग को फोड़ फोड़ के भगा दिया लोगों ने, पकड़ के मारना चालू कर दिया जो वहां की जनता थी। तो फिर भैया हिंदू बेग भागे वापस से, कहाँ? काबुल। और भागे और उन्होंने बताया कि महाराज ऐसे थोड़ी होता है, आप तो भग गए, हमें कोर्ट तक छोड़ के चले गए। तो महाराज फिर समझ में आई बाबर को कि नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। तो ये वापस फिर 1519 में ही, सितंबर में, ये जनवरी की बात है, सितंबर में दोबारा दूसरा अभियान करते हैं फिर से भीमा पे, और यहाँ पे वापस से इनको क्या है, जीत दर्ज कराते हैं और सारी चीजें करा देते हैं। भाई ठीक है, कोई समस्या नहीं। 1520 में तीसरा अभियान होता है सियालकोट का। क्या अभियान हो रहा भैया? सियालकोट। सियालकोट जगह का नाम है, पाकिस्तान में पड़ती है सियालकोट।
ठीक है। सो सियालकोट में ये अटैक करते हैं, बाकायदा सियालकोट को जीत लेते हैं। सारी व्यवस्थाएं करने के बाद होता यह है कि अपने कुछ संरक्षकों को यहाँ पे नियुक्त कर देते हैं और नियुक्त करने के बाद ये महोदय वापस चले जाते हैं काबुल। सब बढ़िया चल रहा था, कोई समस्या थी नहीं। अचानक से इनको 1520 के बाद इन्हें जब ये युद्ध कर रहे होते हैं तो इन्हें अचानक युद्ध में ही खबर मिलती है कि कहीं ना कहीं हमारे काबुल में किसी व्यक्ति विशेष ने क्या कर दिया है, कब्जा करने की कोशिश करी युद्ध। तो ये वापस चले जाते हैं ये पूरा ना करते हो। फिर बाद में 1522 के आसपास कहीं काबुल के पास कांधार है, उसको भी जीत लेते हैं और अपना इनका एक बेटा था, मैंने बताया था 4 बेटे थे इनके, कौन कौन, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो भाई उसमें जो कामरान होते हैं, कामरान को कांधार का क्या कर देते हैं, राज्यपाल नियुक्त करके वापस चले जाते हैं। 1522 तक शांति से बैठे, कोई समस्या है नहीं। अब अचानक से होता कुछ ऐसा है भाई कि चौथा जो युद्ध होता है 1524 के आसपास का इनका, वो 24 के आसपास का युद्ध जो होता है वो होता है पंजाब में। कहाँ होता है? पंजाब में। पंजाब में क्यों होता है? पंजाब भारत का, बिल्कुल भारत भूमि पर ही आ गए हैं। तो अब मैं एक कहानी आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ। पंजाब के शासक उस समय हुआ करते थे जिनका नाम था दौलत खां। क्या नाम था भाई? दौलत खां। वहां के सूबेदार हुआ करते थे, ठीक है, दौलत खां। अब दौलत खां जो थे वो इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का राजा हुआ कर रहा था उस समय, तो उनकी पटती नहीं थी, आपस में बनती नहीं थी भैया। किसकी? दौलत खां और इब्राहिम लोदी की। इसके चलते क्या हुआ कि दौलत खां ने कोशिश करी हाथ मिलाने, किससे? बाबर से। और जैसे ही मिलाने की कोशिश करी, ठीक है, उनको क्या लग गई? भनक लग गई। किसको भनक लग गई? इब्राहिम लोदी को। और उन्होंने अटैक कर दिया किस पे? दौलत खां। दौलत खां पे अटैक किया, दौलत खां हार जाते हैं, भाग के चले जाते हैं। कहाँ? बाबर के पास। बाबर के पास जाएंगे तो बाबर आएंगे भैया 1524 में पंजाब के आसपास युद्ध करने, और वो पंजाब में जीत जाते हैं। आसपास सारी व्यवस्थाएं सब कर लेते हैं। पंजाब जीतने के अलावा पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र है, अगर मैं आपको बताऊं तो उस समय दीपालपुर की बात कर रहे हैं। दीपालपुर हो गया, जालंधर हो गया, जालंधर होने के अलावा सुल्तानपुर हो गया, ठीक है। सो ये सब जीत लेते हैं वापस से। कौन? बाबर। अब जीत लेते हैं तो दौलत खां आते हैं इनके पास और बोलते हैं कि भैया एक काम करो यार, ये हमें वापस से दे दो, हमारा लाहौर वाला जो क्षेत्र है हमें दे दो। तो बाबर मना कर देते हैं। बाबर कहते हैं कि नहीं भैया, तुम्हें लाहौर नहीं दे रहे हैं हम, तुम एक काम करते हैं कि तुम एक काम करो, जालंधर और सुल्तानपुर रख लो। दीपालपुर जी क्या करते हैं कि वो चाचा थे ना किसके? इब्राहिम लोदी के चाचा, जिनने आमंत्रण दिया था किसको? भारत आने का, बाबर को। क्या नाम था उनका? उनका नाम था आलम खां, ठीक है। तो आलम खां को क्या कर देते हैं, ये दीपालपुर दे देते हैं। अब भैया चटक जाता कौन? दौलत खां। ऐसी कंडीशन में क्या है कि जैसे वापस बाबर जाते हैं तो वो कब्जा कर लेते हैं बाकायदा दीपालपुर पे और जालंधर के आसपास वाले क्षेत्र पे। कौन? वापस से दौलत खां। अब ये तो गलत हो गया ना भाई, ये बहुत गलत हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आखिरी बार ये 1525 में आते हैं वापस से जालंधर के आसपास और क्या चालू कर देते हैं? फोड़ फाड़ चालू कर देते हैं, दौलत खां को पकड़ लेते हैं। दौलत खां के साथ समस्या ये हो जाती है कि दौलत खां के 2 बेटे थे, है ना। दौलत खां के 2 बेटे थे, एक का तो नाम था दिलावर खां, है ना, दिलावर खां। दिलावर खां को क्या करते हैं वो, ये दे देते हैं जालंधर सुल्तानपुर। तो दिलावर खां तो भैया कहीं ना कहीं बाबर का मुरीद हो जाता है। दूसरा एक हुआ करता था गांजी खां। गांजी खां दूसरा लड़का हुआ करता था, ठीक है। सो गांजी खां और दौलत खां मिलके ये लूटपाट कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब बाबर आता है अटैक करने, तो गांजी खां तो चला जाता है कहाँ चला जाएगा? अरे भैया इब्राहिम लोदी के पास चला जाता है। और एक लड़का तो किसके? बाबर के सपोर्ट में था, बच कौन जाता है? दौलत खां। तो वो आत्मसमर्पण कर देते हैं फाइनली 1525 के आसपास, और फिर से वो माहौल हो जाता है। अब होता कुछ ऐसा है कि दौलत खां दोस्ती कर लेते हैं आलम खां, और ये लोग मिलके क्या करते हैं? दोस्त हो जाते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर अब फाइनली क्या होगा कि जैसे ही ये पंजाब प्रांत जीत लिया जाता है किसके द्वारा? आपके बाबर के द्वारा। तो उस समय के जो अफगानी सरदार है और ये सारे लोग इनको शुभकामनाएं देते हैं कि भैया आप जल्दी जाओ, और किसको क्या करना है? आपको इब्राहिम लोदी को क्या करना है? जीतना है, उसके साथ युद्ध करना है। तो ये पूरा प्रोस्पेक्ट तैयार हो गया। यहाँ अब अगला युद्ध जो होगा वो होने वाला है क्या? ये वाला। और इस युद्ध की विस्तार से चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तो बने रहिए ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।